हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। चलिए आज हम कक्षा 9वीं का जो अध्याय 10 था विज्ञान, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसका अंतिम पार्ट आज पार्ट 3 लेकर आपके सामने आया हूं। हमने इससे पहले देख लिया था रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरणों का संतुलन किस प्रकार से किया जाता है। एक चीज यहाँ पे और रह गया कि हम किसी रासायनिक समीकरण को और आकर्षक या और सूचनात्मक कैसे बना सकते हैं। तो आइए हम आज देखते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया को और हम सूचनात्मक कैसे बना सकेंगे। सूचनात्मक मतलब क्या 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 चीजें हैं, सारी चीजों को दर्शाएंगे हम, जिनमें से उनकी भौतिक अवस्थाएं हैं, ऊष्मा में परिवर्तन है, गैस का निकलना है, अवक्षेपण है और वातावरण की स्थिति, कैसे कैसे कंडीशंस होते हैं, उन कंडीशंस को हम समीकरण में कैसे दर्शाएंगे। इन सभी चीज को जब हम किसी समीकरण में दर्शाते हैं तब जाके वह एक कंप्लीट रासायनिक समीकरण होता है। चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक कैसे बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण को सूचनात्मक बनाना, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना, अधिक सूचनात्मक हम कैसे बनाएंगे, ये बनाना सीखेंगे आज। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से यह रासायनिक अभिक्रिया जो है अधिक इफेक्टिव होगा। तो इसमें से सबसे पहला है रासायनिक अभिक्रिया में हम जो दिखाएंगे इनकी भौतिक अवस्थाओं को बतलाने में, भौतिक अवस्था, हम इसके भौतिक अवस्था को बतलाएंगे कि कैसे इसके भौतिक अवस्थाओं को हम दर्शाएंगे। पहला है भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित करना या उनकी अवस्था का प्रदर्शन। उसके बाद ऊष्मा में परिवर्तन, दूसरा मैं ले लेता हूं ऊष्मा में परिवर्तन। ऊष्मा में अगर परिवर्तन होगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में तो हम उसको किस तरीके से दिखलाएंगे, ये ऊष्मा में परिवर्तन। उसके बाद तीसरा है गैस का बनना। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस बनता है तो हम उसे कैसे दिखाएंगे एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के अंदर में। चौथा पॉइंट है अवक्षेप का बनना या अवक्षेपण, अवक्षेप या किसी भारी चीज का बनना, अवक्षेप का बनना, किसी भारी पदार्थ का बनना, अवक्षेप का बनना। और लास्ट है हमारे पास विभिन्न परिस्थितियां। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अलग अलग जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को हम कैसे दर्शाएंगे, ये विभिन्न परिस्थितियां। तो हम इन सब के ऊपर जो है अब चर्चा करेंगे। एक रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए भाग लेने वाले तथा बनने वाले उत्पाद की भौतिक अवस्था कैसी होती है उसको दर्शाना होता है, ऊष्मा में परिवर्तन होता है उसको दर्शाना होता है, गैस अगर बनता है तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे इस पर चर्चा करेंगे। अगर अवक्षेपण बनता है अर्थात कोई भारी वस्तु बनता है तो उसको कैसे दिखाएंगे। और सबसे लास्ट है कि वह रासायनिक अभिक्रिया किन किन परिस्थितियों में होती है, उसके परिस्थितियों को हम कैसे दर्शाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हमको उनके भौतिक अवस्थाओं को दर्शाना है। ओके, भौतिक अवस्थाओं को दर्शाना है तो हम उसके भौतिक अवस्था को कैसे दर्शाएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन
ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और जुड़कर बनाता है H2O। ये हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है। किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है, गैस अवस्था में है। ये किस अवस्था में है? गैस अवस्था में हाइड्रोजन। तो गैस अवस्था में है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके आगे में जो है ऐसे कोष्टक में गैस के लिए G लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं गैस के लिए? G। और ये हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन जो है, यह भी किस अवस्था में है? यह भी गैस अवस्था में है। गैस अवस्था में होने के कारण इसके सामने जो है कोष्टक में गैस लिखा जाता है। तो ये इसकी अवस्था हो गई, भौतिक अवस्था, ये इसकी भौतिक अवस्था हो गई। अब ये जो बन रहा है पानी, ये पानी जो है ये कौन सी अवस्था में है? लिक्विड अवस्था में है। लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। ये द्रव अवस्था में है, तो इसको दर्शाने के लिए इसके आगे कोष्टक में लिख देते हैं L। ये कोष्टक में जो L है यह लिक्विड का L है, गैस और ये गैस। तो इस तरीके से हम किसी रासायनिक समीकरण में उनकी अवस्थाओं को दर्शा सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जो H2O बनता है यह द्रव अवस्था में होगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसकी अवस्थाओं को दर्शा सकते हैं। अब बात आती है किसी रासायनिक समीकरण में या किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसके ऊष्मा में अगर परिवर्तन हो तो हम उसको कैसे दर्शाएंगे। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो प्रकार से इसमें ऊष्मा में परिवर्तन होता है। या तो फिर उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ होने के लिए, संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ऊष्मा की आवश्यकता होगी तो वो बाहर से ऊष्मा लेगा। ठीक, बाहर से ऊष्मा लेगा। जब बाहर से ऊष्मा लेगा इसका मतलब क्या हो गया? वह उधारी ले रहा है किसी से। तो जब आप कभी किसी से उधारी लेते हैं तो प्लस में होते हैं कि माइनस में? माइनस में। अर्थात जब आप किसी से उधारी लेंगे ऊष्मा तो आप माइनस में होंगे, और इसको जो है ऊष्मा शोषी कहा जाता है। और जब कोई रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा बाहर निकलती है, मतलब वो बन गया उसके बाद ऊष्मा बच जाता है और वो बाहर निकलता है, तो यह ऊष्मा क्षेपी होता है और इसे धनात्मक तरीके से लिखते हैं। आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के तरीके से। एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कार्बन, इस रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन यह जो होता है सॉलिड अवस्था में, ठोस है। एस मतलब ये सॉलिड, इसका मतलब हो गया ठोस। इसकी अवस्था को दर्शा रहा हूं। कार्बन सॉलिड अवस्था में है और ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। O2 किस अवस्था में रहता है? गैस अवस्था में। ओके, O2 गैसीय अवस्था में है। ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और बनाते हैं CO2। क्या बनाते हैं? CO2। और CO2 किस अवस्था में रहेगा? गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में। तो यहां से कार्बन और ऑक्सीजन जब क्रिया करते हैं तो इसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और यहां से ऊष्मा जो है बाहर निकलती है। प्लस के रूप में दर्शाया गया है, इसका मतलब ये ऊष्मा क्या होती है? बाहर निकलती है। तो ये क्या होगा? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया से ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जितनी ऊष्मा निकले रहती है उसको वहीं प्लस के साथ जो है समीकरण के आगे में लिखा जाता है। ये हो गई ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। दूसरा अभिक्रिया अगर मैं लेता हूं जिसमें एक नाइट्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं। नाइट्रोजन जो है ये गैसीय अवस्था में है, इसको हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं। यह भी जो है गैसीय अवस्था में होता है। ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो दोनों मिलकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो होता है यह भी गैसीय अवस्था में होता है, लेकिन यहाँ जो है ऊष्मा, ये दोनों को क्रिया करने के लिए बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अर्थात हम इसको बाहर से ऊष्मा देंगे।
ये गर्म का निशान है, ये किसका है, गर्म का। इसको गर्म करते हैं, मतलब इसको बाहर से हमने उष्मा दिया, बाहर से उष्मा दिया तो ये क्या किया, दूसरे से उधारी लिया, दूसरे से उधारी लिया, उस उष्मा को हम यहाँ क्या से दर्शाएंगे, -Q से। ये Q जो है उष्मा को दर्शाता है, तो ये -Q इसलिए क्योंकि ये उष्मा उधारी ले रहा है। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया को बाहर से ऊर्जा देकर करवाया जाता है तो उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। कैसी अभिक्रिया कहलाएगी वह, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। यह जो है उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि यह बाहर से उष्मा ग्रहण कर रहा है। तो इस तरीके से हम उष्मा में परिवर्तन को किसी रासायनिक समीकरण के अंतर्गत जो है बतला सकते हैं। अगला है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर गैस बनता है तो उस गैस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम दर्शाने के लिए जिंक का जो है जिंक का क्रिया करवाएंगे H2SO4 के साथ। Zn, यह जिंक जो है सॉलिड अवस्था में रहता है, यह एक ठोस अवस्था में है। इसको क्या करेंगे, Zn H2SO4 के साथ, H2SO4 यह जो है एसिड है और यह लिक्विड अवस्था में रहता है। लिक्विड अवस्था में इन दोनों के बीच में क्रिया होती है तो क्या करता है, जिंक जो है हाइड्रोजन को वहां से हटा देता है। जिंक क्या करेगा, इसका अपचयन विभव है, इसकी ताकत हाइड्रोजन से ज्यादा है तो वहां जाके इसको हटा देगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। ओके, ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ZnSO4। अब यह सॉलिड अवस्था में होगा। कैसा होगा ये, सॉलिड अवस्था में। फिर ये क्या हो जाएगा, आगे चले जाएगा तो हाइड्रोजन जो है अलग हो जाएगा। और हाइड्रोजन किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है। कैसा है हाइड्रोजन, गैस अवस्था में। तो गैस अवस्था में जब आए, गैस बने किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तो उसको हम ऊपर की ओर एक तीर के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाएंगे, ऊपर की ओर तीर, क्योंकि गैस जो है हल्का होता है और वह वातावरण में उड़ जाता है। तो इस तरीके से हम उसको रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर सकते हैं, एक ऊपर उड़ता हुआ तीर के निशान से जो है दर्शा सकते हैं। अब चौथा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का बनना। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है तो हम उस अवक्षेप को कैसे दिखाएंगे। इसके लिए क्रिया करवाते हैं हम AgNO2, AgNO3 और सोडियम क्लोराइड। इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया ले लेते हैं। AgNO3 यह जो है सॉलिड रूप में रहता है, इसके साथ क्रिया करवाते हैं NaCl। AgNO3 के साथ क्रिया करवाते हैं NaCl। इनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होता है। इसको एक्वस, मतलब ये दोनों उदासीन है, एक्वस। इनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होने से ये जो है AgCl बनाते हैं और NaNO2 का जो है निर्माण करते हैं, 3 AgCl एक अवक्षेप है, ये बनाता है। उसके बाद NaNO2, NaNO3 का निर्माण करता है। यहाँ पर ये जो AgCl3 है, यह एक अवक्षेप है जिसको हम नीचे की ओर जाता हुआ एक तीर से प्रदर्शित करते हैं, और यह जो है एक एक्वस हो गया, AQ। ठीक, तो इस तरीके से अब अवक्षेप जब बनता है तो वह वजन होता है और वह तली में बैठ जाता है। तली में बैठने के कारण उसको नीचे की ओर तीर का निशान से दर्शाते हैं। अब पांचवा पॉइंट है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में विभिन्न परिस्थितियां जब होती हैं तो हम उसको कैसे दर्शाते हैं। तो इनमें परिस्थितियों को दर्शाने के लिए जो है रासायनिक अभिक्रिया हम देखते हैं, दर्शा सकते हैं। हम एक बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया करता है और भोजन बनाता है। इसको लेकर अपन करते हैं। तो 6CO2 जो है कौन सी अवस्था में रहता है, गैसीय अवस्था में, प्लस H2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है
पानी के साथ क्रिया करता है, पानी जो है किस अवस्था में, द्रव अवस्था में क्रिया करता है और C6H12O6 का निर्माण करता है। C6H12O6 यह जो है एक्वस अवस्था में रहेगा C6H12O6 और कौन सा गैस बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। कौन सा गैस, 6 ऑक्सीजन गैस जो है बाहर निकलेगा। तो इसको तो ऐसे अपन दर्शाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी की उपस्थिति में है ना, इन दोनों के साथ जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, परिस्थिति क्या है यहाँ पे, कौन उपस्थित होगा, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश है ना। विभिन्न परिस्थितियां, उस रासायनिक समीकरण को या रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने में कौन कौन सी परिस्थितियां चाहिए, उन परिस्थितियों को हम उस तीर के ऊपर नीचे लिखकर दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, साथ ही साथ यहाँ पे क्लोरोफिल भी होना है, क्लोरोफिल, ये कंडीशन को फुलफिल करता है। तो सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्रिया करते हैं और ये अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस जो है बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से हम किसी रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए भौतिक अवस्थाओं को दर्शाते हैं, ऊष्मा में परिवर्तन को दर्शाते हैं। अगर ऊष्मा किसी रासायनिक अभिक्रिया से बाहर निकलता है तो उसे +Q के द्वारा दर्शाते हैं, जो कि ऊष्माक्षेपी होती है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा की बाहर से आवश्यकता होती है तो हम उसको -Q से दर्शाते हैं और यह ऊष्माशोषी कहलाता है। गैस का, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस बनता है तो गैस को दर्शाने के लिए हम ऊपर की ओर एक तीर का निशान दिखा देते हैं। अवक्षेपण अगर होता है, कोई भारी चीज बनता है तो उसको नीचे की ओर तीर के निशान से दिखाते हैं। और विभिन्न परिस्थितियों को अगर दर्शाना हो तो हम उस रासायनिक अभिक्रिया को लिखकर तीर के ऊपर नीचे में जो है परिस्थितियों को दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को और भी रोचक बना सकते हैं। ओके, तो आप इसी तरीके से किसी रासायनिक अभिक्रिया को लीजिए और प्रैक्टिस करिए। अब जो है आपसे रासायनिक अभिक्रिया को लिखना, उनकी परिस्थितियों को दर्शाना, ये सारी चीजें आसानी से हो जाएंगी। ओके, तो इस तरीके से हमारा यहाँ जो है अध्याय 10 कंप्लीट हो जाता है। अगले दिन हम नए वीडियो के साथ नए अध्याय लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।